जिस दिन सुश्रुत का उत्तर तंत्र पूरा हो जाए उस दिन से तुम लोग ओल्ड पेपर अपने ऐप पे जो दिए हुए हैं 140 150 जितने भी, उनमें अगर किसी पेपर में मान लो 70 क्वेश्चन है तो दो कर लो 70 70। डेली के 150 से 200 क्वेश्चन उत्तर तंत्र पूरे होते ही करना जरूरी है। क्वेश्चन सर हम अभी मतलब अभी छोटे हैं, थोड़े दिन पहले अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे तुम लोगों में से अगर किसी ने उत्तर तंत्र पहले यहाँ पढ़ रखा है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तुम क्या करना काश सारंग करके छोड़ देना क्वेश्चन आए तो, समझ रहे हो, क्योंकि एक राउंड तो इन क्वेश्चन का सारा सिलेबस होने के बाद में तो लगाना है। अब लोग क्या कहते हैं कि अरे अब तो पैटर्न चेंज हो गया, और अरे भाई 120 में से मिनिमम 45 क्वेश्चन तो वैसे ही आएंगे, वैसे वाले पुराने पैटर्न के इजी वाले, और उन 45 में से मान लो 5 क्वेश्चन भी अगर आपने सिर्फ इसलिए गलत कर दिए कि आप ओल्ड पेपर नहीं करे इस वजह से, तो यार वो तो आपके ऐप में पढ़े थे फिर भी नहीं करके यूं का यूं क्वेश्चन उठ के आ गया, तो ये तो गलती तुम्हारी हुई। और जो ओल्ड पेपर प्रैक्टिस नहीं करेगा वो सारे साल होगा, हर साल होता है ओल्ड पेपर जो है ना। एक दो ऐसा ये वाले दिए पीएचडी वाले। हाँ अभी ये तो अभी हुए थे जी, पता नहीं डाले हुए हैं उसमें। अभी के हैं, अभी हुए हैं 2025 लिखे हो। सॉल्व करे थे एक दिन पहले यूपीएससी यूपीएससी के पेपर अच्छे, बट उसमें सर फर्क क्या कुछ पूछते रहते हैं गोल्ड माइन कहाँ है, वो छोड़ देते थे। वो नहीं, वो उसमें पहले जीके के क्वेश्चन आते थे 10, अभी भी आते हैं इंडिया के, इंडिया के जीके के हिस्ट्री के। एक क्वेश्चन था भरतपुर कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश दिखा रहा, हमें तो राजस्थान के भरतपुर का पता है। हेलो 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 गुड इवनिंग, आ जाओ भाई जल्दी। फिर हम गूगल सर्च कर रहे थे कि हाँ ये है कि नहीं है। यार इसका रिमोट दिख रहा है, ये दो आगे ठीक ठीक ठीक। क्या पढ़ लिया था भाई कल, लास्ट कल वाली क्लास में लास्ट क्या डिस्कस हुआ था, जल्दी बताना। अब इन्होंने मैसेज करने कम कर दिए, डॉक्टरों हमको जा रहे हैं पहले तो सबकी शंकाओं का समाधान यही कर रहे थे। अब वो भी कर रहे अब चुप करो साला, हैं। वही तो जाती है, पूरी नहीं है जाती है। हेलो 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 हेलो, अरे आ जाओ रे। मजे की बात ये बेचारे ये तो आ गए हैं इसलिए सुन पा रहे हैं, जो नहीं आए वो तो सुन भी नहीं पा रहे हैं, बुला रहे ग्रुप में भी बोल दिया साले आ नहीं रहे। नहीं तो 7 दिन का क्या शेड्यूल रखेंगे फिर, जैसे 13 से 20 ना, मतलब 13 14 15 16 17 18, और इसमें एक बेनिफिट ये रहेगा कि नहीं नहीं, बेनिफिट ये रहेगा कि जिन बच्चों का थोड़ा बहुत ही पीछे का बचा हुआ है ना वो कवर हो जाएगा। हेलो सर ऐसे कर लो ना, सर टेस्ट करवा दीजिए, प्रत्याशा कह रही टेस्ट करवा, 7 दिन का है ना शेड्यूल जो है ना उसमें ऐसा रखते हैं, देखो ये चिकित्सा के जितने चैप्टर्स है ना सबका टेस्ट कर लीजिए। नहीं तो 7 दिन के अंदर तुम क्या सोच रहे हो, मैं 4 क्वेश्चन 2 ही करवाऊंगा 7 दिन के अंदर। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे स्टार्टिंग का जैसे आज का 11 है ना, तो 12 13 2 दिन मिलेंगे तुमको, 13 को तुम चरक सूत्र का टेस्ट दे दो, 2 दिन चरक सूत्र पढ़ डालो। पता है कैसे, सुनो फास्ट रिवीजन करना, मैं ये चाह रहा हूँ कि, और तुम्हें अभी नहीं समझ आएगी वो बात,
वो बात आगे समझ में आएगी कि जो डंडा पड़ा था ना सिर पे, और मरना तो पड़ेगा, 10-10 12-12 घंटे मरोगे रोज, तब जाके 35 चैप्टर होंगे। लेकिन ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अभी जो सबसे लेटेस्ट में जो तुम्हारे काम आने वाली चीज है ना, वो यही है कि नहीं, कि इस तरह से एक बार तुम सिलेबस को पूरे को टच कर गए तो एक फीलिंग आ जाएगी। कौन सी पता है? जैसे अभी कोई भी पुरानी किताब उठाते हो, मान लो चरक सूत्र उठाया, तो अगर नहीं पढ़ा है बहुत दिन से तो एक अजीब सा ऐसा लगता है, यार भूल गए इसको तो सारा, है ना। अब जैसे चरक कल्प की बात कर लेते हैं, है ना भाई, ये जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे माइनर चीजें हैं, लेकिन अगर ये डंडा पड़ गया ना कि 7 दिन टेस्ट 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 चलेंगे रोज और ये सिलेबस है, तो उसका बेनिफिट ये है कि बाद में जब 7 दिन बाद में जब तुम ये पढ़ रहे होगे ना उत्तर तंत्र, तो उसमें चिकित्सा आएगी, तो तुम्हें ऐसा ये फील नहीं आएगा यार ये कब पढ़ा दिया था, या जैसे मैंने वहां बता दिया कि ये क्या है, नहीं नहीं पूरा नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। जैसे मान लो सूत्र स्थान लिए तुम्हें 2 दिन मिल गए, है ना, तो निदान विमान 1 दिन, नहीं तो स्टेप बाई वो शेड्यूल डिसाइड कर लेते हैं बच्चों। देखो जैसे है ना 13 को सूत्र पक्का देना है, इसमें कोई डाउट नहीं, चरक सूत्र दे दोगे ना। सर ऐसे करो ना, सुनो 13 एक- से 20 चैप्टर कर दो और 20 के साथ निदान लगा दो। हाँ उसके साथ निदान, 10 चैप्टर पीछे की और निदान लगा दो। ठीक 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 है, 10 चैप्टर पीछे के होता है ना, समझ रहे हो 21 से 30 और निदान ऐसे। भाई। देखो सर मेरी तो चरक हाफ भी नहीं हुई, लेट ज्वाइन किया है। जिनकी नहीं हुई वो तो पहले वो पूरी करो, तेरे तो बाद में भी दे लेना, लेकिन सबकी बाकी थोड़ी है यार। जिनका रहता है सर वो उतने दिनों में देखो मैं बता देता हूँ, जो बोल रहा हूँ सुन लेना ध्यान से, 1 से 20, ठीक है 13 चरक सूत्र, 21 से 30 मर जाएंगे, 120 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, प्लस निदान ये तो देना पड़ेगा, है ना। फिर चरक विमान और एक एक दिन का गैप नहीं मिल रहा सर इसमें, गैप 24 घंटे मिल रहे हैं। 24 घंटे में सोए भी नहीं तो सर। 24 घंटे में भाई, 24 घंटे में 8 घंटे सो रहे होंगे, हाँ 12 घंटे तो पढ़ोगे ना। हाँ तो मेरी बात सुनो, 21 से 30 और चरक निदान का 12 घंटे में रिवीजन नहीं हो सकता। चरक निदान में तो टोटल क्लास 4 घंटे की। निदान 9 चैप्टर हो जाएंगे पर वो एक 27 में एक क्लियर डूबेगा। फास्ट रिवीजन करना, 27 अब मैंने पढ़ाया इसमें यूपीपीएससी वाले बैच में, इनमें नेक्स्ट वाला जो बैच चल रहा है 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म है। कैसे मैं डाल दूंगा क्लास 27 में, तुम्हारी शॉर्ट क्लास डाल दूंगा, ठीक है। एक एक दिन में टेस्ट। सूत्र के साथ निदान ऐसे भी था, 3 दिन दे दो सर चरक सूत्र के लिए। देखो हमसे ही सुपर स्लो है तो तुम सालों मरवाओ। अरे यार मैं चाह रहा हूँ 7 दिन में, एक से तो पूरी हो। सही तो क्या पूरी सही तरह पूरी हो अच्छा एक ठीक है ठीक है ठीक है चलो, कल ये सारी ये होगा सारी टेस्ट नहीं होगा सर, नहीं होगा। संडे का है। सारी अच्छा खासा है सर, सारी नहीं होगा, सारी में याद करने का वो बहुत है। संडे को तो 2 दिन दूं तो फिर चरक सूत्र दोनों की शायरी कर लो। 15 का संडे भी है दो दिन दोनों की सर 15 का संडे भी है। नहीं उसमें याद करने को भी तो शुरू में कितना ये तो है ना, तुम ये डिसाइड कराओ मेरे को सबको, अरे सबके सब बोलो तो सही, फिर बाद में अगर टेस्ट नहीं दिया ना फिर तुमको टेस्ट शो नहीं बंद हो जाएंगे, नया फोल्डर बना दूंगा मैं। सेट करती हूँ सर। हाँ बताओ क्या। देखो 13 को 1 से 20 का हो जाएगा, ठीक है, फिर 14 को 1 छोड़ के 15 को चरक सूत्र, 21 से 30 प्लस चरक निदान। मतलब 14 को छुट्टी दे दे। हाँ, एक दिन छोड़ एक एक दिन दिन जब छोड़। याद अच्छे से हो जाएगा, फिर वो ऊपर से उड़ाने का होगा उन्हें। टेस्ट मतलब प्रिपरेशन के एक टाइम मिनट। मिल जाएगा। ये हो गया आपकी लीव, हाँ, ठीक है। और प्रैक्टिस ये 21 से 30 चरक सूत्र 21 से 30 प्लस निदान। प्लस निदान, ये तो करना पड़ेगा। हाँ, हाँ जी। फिर 16 इसकी 16 स्किप कर दिया। 17 को 15 को सारी कर चरक सूत्र, सूत्र नहीं सॉरी, सारी अलग इंद्रिय शारीर प्लस इंद्रिय, इंद्रिय इंद्रिय हो जाएगा
ठीक है। हम्म। अब अब आएगा चिकित्सा। चिकित्सा, 18 तो तुम 19 18 19 दोनों स्किप कर दो, 20 को पूरा चिकित्सा दे, 3 दिन, ठीक है। है ना। 30 चैप्टर है, अगर तुम 20 को दे देते हो, जैसे ये लीव हाँ, और चिकित्सा। चरक चिकित्सा 1 से 30, हाँ, ये कर लोगे? के बाद में सीखते हैं। बोलो। ये ठीक है सर। 9 to 5 इंटर्न, हाँ हाँ पता है सर, होली पे रख लो ये, अभी छुट्टियां भी हो जाएगी और टेस्ट, नहीं होली पे नहीं, होली पे लेट हो जाएगा। अभी छुट्टियां है ना, ऑलरेडी है। अरे भाई मेरी बात सुनो, सब ये ठीक है ना, वो अपने हिसाब से, अब ऑलरेडी सर की छुट्टियां हैं। ये ठीक रहेगा ना। मेरे हिसाब से सालों, अगर इस थोड़ा सा जोर आएगा, ये कर लोगे ना, तो चरक फर्स्ट ऑलमोस्ट हो गई, फिर तो कल्प और सिद्धि बचेगा, चरक दोनों होगी, मतलब कल्प सिद्धि बचेगा थोड़ा सा। विमान दे तो दिया, विमान नहीं दिया गया, नाम दे दिया। नहीं, विमान हट गया। विमान हट गया यार, विमान हट गया। फिर फिर सर कभी किसी और तो टाइम फर्स्ट की पूरी कर दो, फर्स्ट का पूरा, फर्स्ट मतलब चरक पूर्वार्ध पूरी। नहीं, चरक विमान तो फिर भी कभी भी ले सकते सुनो ना, हो। बात तो सही कह रहा, विमान तो रह गया, चरक निदान, फिर होगी लीव, हाँ। फिर शारीरिक, फिर विमान आएगा, फिर सारी। नहीं निदान बाद विमान आता है ना, हाँ, विमान आएगा, निदान फिर सारी। रुक जा रुक जा, हाँ, विमान। चरक विमान, उसके मान के बाद साथ में कितने का? चरक शारी प्लस इंद्री, ठीक है, रुक जा, उसका तरीका निकाल देंगे। चरक चिकित्सा 1 से 10 कर, 19 को ही, सॉरी 20 20 10 चैप्टर तो पढ़ने, बोलो। मैं ये चाह रहा हूँ, अच्छा इसमें एक छुट्टी है, ये वाली है ना, शारीरिक इंद्रिय के लिए 18 वाली एल है, ये एल है, 19 को ये वाला टेस्ट। अब एक बार ये देखो, देखिए ये विमान कल्प सिद्धि एक साथ नहीं हो पाएंगे सर। कल्प सिद्धि तो नहीं अभी तो कहा चिकित्सा के 20 पढ़े, फिर कल्प सिद्धि पढ़े, अरे ये तो अगले 2 संडे में ही कवर कर सकते हैं, वो कभी और हो जाएगा। हाँ मतलब वो कोई और टाइम पे कर लेंगे अपन, होली लेकिन भी करते हैं। ये तो करें एटलीस्ट। और तुम्हें पता अभी सबसे ज्यादा इग्नोर्ड किताब सबकी चरक फर्स्ट, चरक फर्स्ट सबने इग्नोर कर रखी है, ये ठीक है ना सर। जिसकी कंप्लीट नहीं हुई, क्या वो टेस्ट सीरीज का, जिसकी कंप्लीट नहीं हुई है वो अपनी क्लासें करे, इतना टाइम मिल रहा है इसमें, और जब आपकी क्लासेज हो जाए उसके बाद में टेस्ट दे। लेकिन जिन लोगों की कंप्लीट है ना, वो मक्कारी मत करना, मरोगे तुम, मैं पहले बता रहा हूँ। जो टाइम मिल रहा है पढ़ने का, जो शेड्यूल बनाया है उसको पढ़ने, ऐसे तो कोई 1-2 होंगे ना जिनके, 1-2 होंगे ऐसे तो जिनको, जिनका कंप्लीट नहीं होगा या जो पीछे होंगे, बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सबको शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट देना है, और अगर नहीं दिए तो नुकसान तुम्हारा है। तो इसकी फोटो खींच लो। इसकी फोटो खींच ले, ग्रुप में डालना। हाँ, डाल। तो दिवाली के बाद स्टार्ट किया, जितना आता होगा उतना कर ले, हाँ जितना आता होगा उतना करना, लेकिन हाँ हाँ कोई ना। अरे ये वाला शेड्यूल समझ आ रहा है ना, और इस वाले टाइम पीरियड के साथ में वो क्या बोलते हैं वो, ऐसे मत करना कि 1 से 30 तक 3 दिन लगा के फिर दे रहा हूँ, जैसे है करते रहो टेस्ट, 1 से 20 का देना है 14, क्योंकि ना इस शेड्यूल में अपना शेड्यूल मत घुसाना, मैं ये कह रहा हूँ, ये इतना जरूर करना है, इसके अकॉर्डिंग करना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। क्या पढ़ लिया था कल, बताओ लास्ट क्लास क्या थी, बोला ही नहीं कोई। कल ही क्लास किस किस ने ली अभी पता चल जाएगा ना कौन कौन क्या क्या पढ़ा, बोलो। बोलो बोलो बोलो, कहाँ तक पढ़े थे कल? मॉडर्न आई एनाटॉमी हो गई थी ना,
के नोट्स आपने अच्छे वो करवाए हैं ये माइंड ना, वाले। अरे मैं शुरू में ये करवाई भी थे, लेकिन क्या है ना, वही वाली बात है कि आज ये पहन रखा है ना, इसको 1 साल पहन लूंगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने ये 1 साल नहीं पहना है, पड़ा है, लाके भूल गया मैं, तो मुझे 1 साल बाद अच्छा लगेगा। उन्होंने कंप्लेन करी थी कि बोझ इनको पलटने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए स्पाइरल कर रहा है। अच्छे लग रहे हैं बच्चे हैं ना, बच्चे हैं। मुझे अच्छा मतलब देखने में अच्छे लग रहे हैं सर। हाँ अरे ये बताओ, चाणक्य का पहला चैप्टर हो गया क्या? बोलो। संधिगत से करना है, यस, संधिगत से शुरू करना है। आ जाओ, पहले नोट्स पढ़ोगे, पहले किताब पढ़ोगे? इधर देखो, पहले बात सुन लो, संधिगत पिक्चर क्या है सुन लो। ये रहे तुम्हारे आश्रय और अधिष्ठान के अनुसार रूप, ये वाले सर सारे उसमें है क्या आपने ये दे रखी शायद। सब 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 सब। अब अधिष्ठान भेद से संधिगत नो रोग, ये है बाबू, ठीक है। और नाम तुम लोगों ने अगर फाइनल वाले हो, मतलब फाइनल पढ़े हो तो रटे होंगे ये। और फाइनल वालों को लोग याद करना चाहिए कायदे से। पुया लस स उपना श्रावा, श्रावा मतलब चारों श्राव, पर्वणिका अलजी, कृमि ग्रंथिश्च विज्ञया रोगा संधिगता। जो मेरी तरह हो, जिसको श्लोक याद करने में मौत आती हो, तो सिंपल याद रखें। पुयालस एक है, मेरे को नहीं आते श्लोक। पुयालस उपना, चार प्रकार के श्राव, पर्वणिका, अलजी, कृमि ग्रंथि, टोटल कितने? 9। अब देखो, मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था ना, ये फॉर्मेट यहाँ लिख रखा, ठीक। अब जैसे ये पुयालस है, ये उस टेबल में कहीं आया था? साध्य था कि असाध्य था भैया? यहाँ पे असाध्य में नहीं था तो साध्य तो है। अब साध्य कौन सा? शस्त्रकृत, अशस्त्रकृत। शस्त्रकृत साध्य। किस तरह का शस्त्रकृत था? वेदन। वेदन साध्य 15 थे, मैंने बोला 14 तो वो है सर्वगत में से, और 15 पुयालस, याद कराया था ना। अब इसको देखो, पुयालस रोग का नाम, अधिष्ठान संधिगत रोग, दोष प्रधानता त्रिदोष, श्लोक वाला लाइन छोड़ना, साध्यता असाध्यता साध्य, शल्य कर्म वेदन साध्य। बात समझ आ रही? अब मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, वो जो 2 क्लास थी, उससे इस चार्ट में खाली 2 ही चीज बाकी रहेगी, एक तो निदान लक्षण और एक चिकित्सा योग, बाकी सब उन 2 से हो गया। तो एक डिजीज से इतने क्वेश्चन बन सकते जितने इसमें कॉलम, और उनमें से खाली 2 ही अपने को पढ़ने, बाकी सब तो हो गए। अब अपन इस तरह से पढ़े, जब आप पढ़ोगे किताब पढ़ने के बाद में, तो आपको अच्छे लगेंगे। तो अब अपन किताब में क्या पढ़ेंगे? सिर्फ 2 ही लाइनें हर डिजीज की, कौन सी? निदान लक्षण और चिकित्सा। निदान लक्षण पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में चिकित्सा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब बुक से पढ़ते हैं। ये सब ऐसे बना रखी तुम्हारे लिए है, जब तुम रिवीजन करो ना एग्जाम टाइम में, तो फिर पूरी उत्तर तंत्र खोल के देखने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, डाल देना। मैसेज तो करना है, उसको कर देते हैं। हाँ मैसेज कर दो। आप डाल रहे हो? अब तो ले रहे होंगे ना दिन। अब तो वो तो वैसे ही अपलोड दे देता, अपलोड दे देता तो वो कौन? वो हाँ वो आया क्यों नहीं भाई आज? पता ही नहीं। अभी तो वापस आया। अब बहुत छुट्टियां मार गया है। यस 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 यस, ये लिख रहा है, संदेश शुरू करना है। ओके ओके,
जो मोर पूछ रही है 13 से 20 क्लास फॉर्म में। हाँ तभी तो टेस्ट शेड्यूल कर रहे हैं ना। ये सारे हो गए थे ना उस चार्ट से, फर्स्ट चैप्टर वाले। ये रहा दूसरा सेकंड चैप्टर। अच्छा, ये रहा वो श्लोक जो अभी अपन ने पढ़ा था। कुयालस्य उपना श्राव पर्वणिका जिक्र में ग्रंथि स्विज्ञया रोगा संधिगता न। चलिए 2 रोग एक साथ हैं और आप नाम देख के समझ जाओगे। मैं बोल रहा हूँ ये 2 रोग है, एक है कुयालस एक है उपना, है ना। कौन सा सेप्टिक लग रहा है? पूरे वाला, फर्स्ट वाला, है ना। तो सेप्टिक है इसका मतलब इन्फेक्शियस है और ये नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। दोनों ही रोग संधियों में होते हैं। संधियां कितनी है? संधि 5 कि 6? मंडल होते हैं 5, संधि पटल 6, संधिगत रोग 9, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग, पक्व शोफम संधिज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने बोल दिया ना सेप्टिक है, इन्फेक्शन डिजीज है, पक्व शोफ संधिज। अब क्या निकलेगा इसमें से? नाम ही पुयालस है, सांद्र पुय पुति पुयालस हो गया। बाकी तो पढ़ लिया ना, सन्निपातज साध्य, साध्य में वेदन साध्य, चिकित्सा आगे पढ़ेंगे। दूसरा है उपना, उपना में बोलते हैं क्लेशम उपना, और क्या बोलते हैं इसको? क्लेशम उपना, ठीक। तो ये कफज रोग है, साध्य है और संधिगत है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सुनना, ग्रंथिर न अल्प, कफज रोग है तो जो ग्रंथि होगी बड़ी होगी। दृष्टि संधि अपाकम, पाक नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस। कफज है तो कंडू प्राय, और कफज है तो पेन नहीं होगा, नीरुजस्तु। तो इन दोनों को हमेशा साथ में पढ़ो कि पक्व शोभ संधि पुयालस। बाकी तो सांद्र पुय ये पुति पुलायस अपने आप समझ आता। ग्रंथिर ने अल्पो, संधि दृष्टि संधि पे है ना, और कंडू युक्त, और नीरज है क्योंकि नीरुज है क्योंकि कफज। वेदना कफ में कंडू जैसी होती है, वात में होती है रुजायत। चलिए अगला देखो, नेत्र स्राव कितने होते हैं? 4। स्राव के बारे में सामान्य बात पढ़ लेते हैं। गत्वा संधीन अश्रु मार्गेण दोषा कुर्यु श्रावान रुग्विहीनान कनीना। ये इंपॉर्टेंट, जितने भी नेत्र के स्राव है वो किस जगह से निकलते हैं? कनीना। वैसे भी 9 अश्रु मार्ग से शुरू हो रही, तो आंसू इधर आएगा तो श्राव भी इधर ही आएगा। फिर क्या लिखा है? तान वे श्रावान नेत्र नाड़ी अथाइक। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? नेत्र नाड़ी। तो नेत्र नाड़ी किसका पर्याय? नेत्र स्राव, ठीक है। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। क्यों? क्योंकि वातज नहीं, बात का स्राव कैसे होगा, है ना। नेक्स्ट आगे देखो, कनिनक का प्रश्न आता है, अरे चल जा। नेक्स्ट देखो आगे कौन सा लिखा, पाक संधव स्त्रवेदम यश्च पुयम पुयस्रावो न एक रूप। क्या मतलब हुआ? पुयस्राव कौन सा दोष दिखता? पुयस्राव का दोष क्या था? पुयस्राव कब? सनिपात असाध्य में पढ़ा था ना, 4 श्राव असाध्य थे, पित्तज, कफज, रक्त। सनिपात श्राव का नाम क्या है? पुयस्राव, क्या है? तो ये जो लिखा है ना, न एक रूपच, इसका मतलब एक नहीं होना, मतलब अनेक होना। तो मल्टीपल कलर के श्राव किससे मिलेंगे? पुयस्राव, क्योंकि ये सनिपातज है ना, इसलिए। बाकी पाक हुआ, संधियों पे श्राव हुआ। अगर पुयालस से कंपेयर करो तो यहाँ लिखा है पाक संधो स्त्रवेदम, सीधा ही श्राव लिखा है, वहां लिखा पक्व शोफ। शोफ मतलब वहां पर पहले पिंपल्स लाइक बना है या सेप्टिक हुआ है, एब्सेस लाइक बना है। यहां तो श्राव का मतलब है इंटरनली ही अश्रु मार्ग जो है ना वो सेप्टिक हो गए और उसे मल्टीपल कलर की पस निकल रही। तो यहां पर उभार युक्त कुछ नहीं है, स्वेलिंग, विजिबल स्वेलिंग बाहर से है नहीं,
पुयालस का और पुयसराव का कंपेरेटिव समझा रहा हूं कि वहां एक विजिबल स्वेलिंग एब्सेस की मिलेगी, इसमें डायरेक्ट स्राव हो रहा है संधियों से, वो पस, और वो भी न एक रूपश्च। बात समझ आ रही? नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या लिखते, कौन सा कफज, देखो कफज में क्या लिखा, श्लेष मिश्राव, नीरुजा तो समझ में आ ही गया होगा अब तक, नीरुजम, अरे चल जा, नीरुजम, और आगे जो लिखा हो तो कॉमन सेंस है, श्वेत सांद्र पिच्छल श्राव, कोई शोभ नहीं लिखा हुआ, कोई पाप नहीं लिखा हुआ, सीधा श्राव लिखा हुआ। ठीक, आगे देखो रक्तज, रक्त श्राव, रक्तम उष्णम, न अल्पम मतलब बहुत ज्यादा, रक्त श्राव। अब यहां से प्रश्न आने की सिर्फ दो ही जगह है, एक तो न एक रूपम वाला और एक ये जलाभम। जलाभम कौन सा श्राव होता है? पित्त श्राव। जलाभम कौन सा श्राव? पित्त श्राव। देखो एक लाइन इसमें नोट करके लिख लो, वाग्भट ने पित्त श्राव को जल श्राव कहा। सुश्रुत ने तो ऐसे कहते भी जल जैसा, उसे नाम चेंज कर दिया। क्लास स्मूथली चल रही है ना ऑनलाइन वालों? बीच में लैग तो नहीं कर रही ना? ध्यान रखना, क्योंकि सर्वर कुछ मेरे को लैग जैसा शो कर रहा है। जल आप पित्त श्राव, ठीक है। वैसे तो नहीं पूछते हैं, पर कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि जल श्राव कहाँ से होता है, तो संधि मध्य मल्टीपल स्टेटमेंट में आ सकता है। अब नाम तो जल आबम बोल रहा है, और जल के लिए अपन क्या बोलते हैं? ब्लू है पानी, ऐसा बोलते हैं, नीलम। तो यहां वास्तव में तुलना समुद्र के जल से की गई है। समुद्र का जल पास में से पीताभ, और यू देखते हैं आगे तक तो ब्लू दिखता है, तो पीताभासम नीलम मतलब स्लाइट येलोइश विद ब्लूइश, लेकिन अल्टीमेटली कैसा दिखता दिखने में? जला। ऐसा कौन सा है? पित्त श्राव। अब बाकी सारी पिक्चर छोड़ो सालों, सबसे ज्यादा कलर किसमें मिलेंगे? पित्त में। अगर शनि पात्र की बात नहीं करें, शनि पात्र तो सारे मिलेंगे, लेकिन पित्त के लिए क्या बोलते हैं? एक लाइन चरक। पित्त के लिए जब अपन पित्त पढ़ते हैं चरक सूत्र 20 में, जब उनके आत्म रूप पढ़ते हैं, कि अरुण और शुक्ल वर्ज, शुक्ल अरुण वर्ज, तो शुक्ल अरुण नहीं है और मल्टीपल कलर है तो पित्त है, और इंक्लूडिंग शुक्ल अरुण है तो शनि पात्र है। तो यहां पर पीताभम नीलम उष्णम ये सब तो ठीक है, लेकिन है जलाभम, इसलिए वहां पर इसको क्या बोल दिया? जलश्राव। ठीक है, यस किसी ने लिख भी दिया, अरुण शुक्ल वर्जित। नेक्स्ट दो रोग और, पर्वणी और अंजी। शुरू में पहले क्या पढ़े अपन ने? दो, पुयालस उगना, फिर पढ़े 4 प्रकार के श्राप, तो 6। अब क्या पढ़ रहे हैं? पर्वणी और अंजी। ऐसे याद रखो, ताम्रा तन्वी, ये स्टार्टिंग तो बहुत बार पूछी हुई है। नेत्र रोगों में जिसके श्लोक में ताम राज्य है वो रक्तज रोग। पर्वणी साध्यता का साध्य, अलजी किस तरह का साध्यता? दोष शनि, अक्षिपाकात्यो अलजी, ऐसे श्लोक था। तो एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई पर्वणी के लिए, और वो ये है कि पर्वणी एक रक्तज रोग है और साध्य। ठीक है, किससे है क्या है वो जब डिवाइडेशन पढ़ेंगे इसका बात करेंगे। एग्जैक्टली। दाह शूल उत्पन्ना हो सकता है, दाह शूल के साथ रक्तात गेयम पर्वणी, मिला रक्त की वजह से व्रत शूफ। अब देखो इसमें लिखा तनुवी, तनु पतला, ताम्रा बता रहा है पर्वणी रक्तज है, तो श्लोक समझ में आ गया। तनु मतलब पतला है, ताम्रा हो गया, तनु का मतलब पतला,
ऐसे याद रखो, पर्वणी पतला गोल शोक। अगर ये याद रह गया, ये रहा वृत्त शोक, ये रहा पतला, पर्वणी है तो रक्त झ ताम्रा, तो ताम्रा तन्वी दोष रक्तात् गेयम डॉट 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 वृत्त शोक, कौन? प्रवृत्ति। और इस श्लोक से वो मल्टीपल स्टेटमेंट बना सकता है कि प्रवणी एक वृत्ताकार स्थूल शोक, पर्वणी एक वर्तगत रोग है, पर्वणी एक वेदन साध्य रोग, पर्वणी जो है उसमें अपीयरेंस ताम्र वर्ण का होता है तथा दाह व शूल के साथ अत्यंत कंडू मिलती है। ऐसा कर सकता है? कंडू नहीं है, समझ रहे बात को? ताम्रा तन्वी से लाइन आ सकती, रक्तज है पता है, पर्वणी है तो पतला, तन्वी याद हो गया, व्रत शोभ। नेक्स्ट कौन सा है? अल्ज। इसमें एक चीज याद रखनी कि एक तो ये क्या है, सन्निपातज असाध्य, ये रक्तज साध्य था। जात संदो कृष्ण शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट है, अल्ज का स्थान दे दिया कृष्ण और शुक्ल। ये कौन सा पार्ट है मॉडर्न के हिसाब से? लिम्बस, जहां स्क्लेरा और कॉर्निया की मार्जिन, लिम्बस ही बोलते हैं शायद उसको। तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, बाकी तो श्लोक में कुछ है ही नहीं। और दूसरा ये अपने पहले चार्ट से याद कर लिया था, ठीक। आगे बढ़ते। यस, लिम्बस। क्या चल रहा है? वीडियो नहीं आ रहा, आ गए है तो आ गई आ गई आ गई, जय हो। नेक्स्ट अंतिम बच गया नौवां, क्या नाम है? दोष बोलो। कफज, और पक्का साध्य होगा क्योंकि असाध्य तो ओनली कफज श्राप, तो वैसे भी कृमि के निदान कफज निदान ही होते हैं, तो कफज साध्य। यहाँ तक ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, नाम है कृमि ग्रंथि, जो नाम है वो इसमें बात। कृमि घूमने लगते हैं और जहां जहां कृमि संधियों पे खाएंगे वहां ग्रंथि के समान उभार मिलेंगे। श्लोक देखो, कृमि ग्रंथि वर्तमने पक्षमणम कंडू करजु कृमिणाम संधि जाताम नाना रूपाम वर्तम शुक्लस्य संधु। ध्यान से सुनो, एक तो है वर्तम पक्ष, आईलेसेस आईलिड, मतलब रूट ऑफ आईलेसेस एयर फॉलिकल्स। आईलेसेस की रूट का आईलिड में, तो पक्ष और वर्तम संधि पे कृमि उत्पत्ति बोल रहा है एक तो। दूसरी का वर्तम शुक्ल, ये आईलेसेस देखो ऐसे हो गई। अब एक जॉइंट तो कहा कि एक तो बोल रहा है यहाँ आईलिड के ऊपर कृमि मिलते हैं, और एक जब आईलिड के ऊपर मिल रहे तो अंदर भी तो हो सकते हैं, तो वर्तम और शुक्ल लिखा है स्क्लेरा और आईलिड के बीच में। सो बेसिकली ये कृमि है कहाँ? वर्तम। तो जो बाहर की तरफ घूम रहे हो वर्तम पक्ष में आ गए, अंदर की तरफ घूम रहे हो वर्तम शुक्ल में आ गए। बात समझ पा रहे? तो कृमि ग्रंथि जो रोग है वो एक संधिगत रोग है, इसमें दो संधियां इन्वॉल्व है, और एक ये चरतो अंतर नयनम दुष्यंति। चरतो का मतलब घूमते हैं नयन के अंदर, जब वर्तम और शुक्ल इन्वॉल्व है तो नयन के अंदर कृमि होंगे ही होंगे। ये इंडिविजुअली टुकड़ा देके पूछ लेता है क्या है, तो कृमि ग्रंथि। चरतो शब्द वैसे भी चलने के अर्थ में आता है। अभी तक अपन ने टोटल 9 संधिगत रोग पढ़े। पहला सुयालिस, मोटी बात क्या थी इसके बारे में? दोष, दोष सनिपात साध्य, ठीक है, और संधिगत अधिष्ठान, और किससे? वेदन से। वेदन टोटल 15 होते हैं वेदन वाले, 14 तो सर्वगत है, 15 कौन सा है? सुयालिस, ठीक है। अब इसकी लाइन श्लोक की, तो अपन याद गया कि इसके साथ में वो पढ़ते हैं उपना, और ये इन्फेक्शियस है, तो पक्व शोभ संधिज, उसके बाद में स्त्रवेद, ऐसे। चलो इसका हो गया। दूसरा क्या था? उपना, ऑल्सो नोन एज श्लेष्म उपना। साथ साथ आंसर करते जाना ऑनलाइन वालों। श्लेष्म उपना, श्लेष्म उपना है तो कफज है,
और कफज असाध्य यहाँ पे एक एक होते हैं, वो ये है नहीं, तो ये कफज साध्य है, कफज साध्य संधिगत। और साध्य में भी अगर ये बात करें तो ये काबुल में आता है, काबुल के जो 5 तो वैसे कर रखा है स्लेज मार्क करा देंगे इसने करवाया। काबुल वाली ठीक थी ना, भेदन साध्य 5 रोग हैं, मैंने फिर अलग बना दी। तुमने कुछ भी बनाई हो, उसमें ये आता है, ठीक है। अरे बच्चों भेदन काबुल वाली ट्रिक में आता है ना, हाँ, तो ये भेदन साध्य, स्पेसिफिकली कौन सा, भेदन। श्लोक की अगर बात करें तो श्लोक अपन ने कैसे याद किया था, नॉन इन्फेक्शियस है और कफज है, तो स्टार्टिंग किससे हो रही थी, ग्रंथिर न अल्प, है ना, या ग्रंथिर अनल्प, मतलब बहुत बड़ी ग्रंथि है। क्यों, क्योंकि पक रही नहीं है, सीबम उसके अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, कफ इकट्ठा होता जा रहा है। और दृष्टि संधाव अपाक, इसमें पाक है नहीं क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस थी। कंडू कफज है इसलिए, और नी रुजा, पाक नहीं है इसलिए, रुजा नहीं है, कफ में वैसी वेदनाएं कम होती। चलो उसके बाद 4 प्रकार के श्राव थे, कौन कौन से, सनिपात ऑल्सो नोन एज पुयस्राव, इसमें एक ही टुकड़ा था क्या, नैक श्राव, ऐसे था। फिर कफज में क्या याद करो, रक्तज में क्या याद करो, वही रक्ताभम, कफज में सांद्र और श्वेत, वैसे शब्द आ रहे। अब कौन सा बच गया, पित्तज, तो पित्तज था तो उसके स्टार्टिंग में तो पीत, नील, उष्ण, लेकिन सबसे खास क्या था, जला, ठीक है, और संधिमत। और मजे की बात सुनो, इन चारों के पिक्चर क्लियर है, दोष इनके आगे लिखे हुए, साध्यता असाध्यता क्या है, असाध्य, क्लियर है। सभी श्राव कौन सी संधि से श्राव है, कनिष्ठ संधि से, ठीक। चलो इस 4 प्रकार के श्राव के बाद क्या पढ़ा, पर्वणिका, पर्वणिका ताम्रा तन्वी, रक्तज रोग, साध्य, व्रत शोक, है ना, तो ताम्रा तन्वी रक्तात गेयम पर्वणिका व्रत शोक, ऐसे पढ़ा था। ताम्रा तन्वी दाहा, है ना, दाहा रुजा, ऐसा श्लोक था, है ना। तो ताम्रा तन्वी दाहा रक्तज व्रत शोक पर्वणिका सब कुछ हो गया। और कौन सा साध्य, छेदन साध्य। अब ऐसे याद रखो कि संधियों पर कोई लेयर बन गई, छल्ला बन गया राउंड शेप का, जो पतला सा, तो जो भी एक्स्ट्रा टिश्यू उसको तो काटनी पड़ेगी, नहीं तो आवृत करेगा। छेदन साध्य में मोस्टली टेरेजियम आते हैं, अर्म कहते हैं जिनको, ये भी अर्म ही है, लेकिन ये रक्त जर्म से डिफरेंट है। और अर्म होता है एक जगह बहुत ज्यादा मास बढ़ना, ये राउंड शेप में बढ़ा हुआ, तो ये मार्जिनल एरिया को कवर करता है। अर्म को भी काट के भगा देते हैं, इसको भी काट के भगाएंगे, काटना छेदन कर। तो पर्वणिका ताम्रा तन्वी, ताम्र है तो रक्तज रोग है, रक्ताद व्रत शोका, ठीक है, दाह इत्यादि वेदना, क्लियर। दूसरा कौन सा था, अलजी, दोष, सनिपात, साध्यता, संधता, असाध्य। श्लोक कहां शुरू हो रहा था, जात संदो कृष्ण शुक्ल, एक चीज याद करनी थी, अलजी किस पे होता है, कृष्ण शुक्ल संधि, ठीक। चल लास्ट कौन सा, कृमि ग्रंथि। नाम में सब कुछ है, बस कौन कौन सी संधियां तुम्हें पता है, और उसका तो याद रखना इतना आसान है, सिर्फ वर्तन को याद रख लो। एक वर्तन के अंदर की संधि वर्तन के साथ, एक बाहर, वर्तम पक्ष और वर्तम शुक्ल, क्लियर है। और अगर बात करें चर तो अंतर नहीं ना, हो गया। नेक्स्ट तृतीय अध्याय वर्तनगत। अब मैं तुमको एक बार उधर ले चलता हूं, मन की शांति की तरफ। मन की शांति कहां मिलेगी, नोट्स। आओ मन की शांति, ये लो 42। अब तो तुम पढ़ना ही है, सब कुछ तो बता दिया, चिकित्सा वाला भी छोड़ देना, पढ़ेंगे लास्ट में। पर्वणिका, वर्तनगत रोग कितने होते हैं, 21, यहाँ कुछ लिखा हुआ है,
बुक में बाद में पढ़ेंगे, पहले लिख। पृथक दोष समस्ताम वा यदा वर्तम आश्रय सिरा व्यापावतिष्ठ। वर्तमगत रोगों में दोषों का अधिष्ठान क्या है? शिरा। दुष्य है मांस और रक्त। वर्त मतलब क्या? आईलिड, है ना? सुश्रुत ने 21 वर्तमगत रोग बताए हैं और वाग्भट ने 24। पहला क्या है? उत्संगी, चलेजियो, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा ऑफ मिबोमिन ग्लैंड। पता होना चाहिए चलेजियन क्या होता है। और जीज ग्लैंड का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? साला कॉमन थे चलेजियन और ये तो नाम पूछ रहा, ऑनलाइन वाले बता देंगे, देखना होशियार बच्चे हैं वो। स्टाई, स्टाई क्या है? उत्संगिनी। क्या लगता है इसके नाम को देख के? ऊपर उठी, ऐसे होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं आ रहा नाम तो सन्निपात साध्य है। अगर तुम्हें नाम नहीं समझ में आ रहा है तो सन्निपात साध्य। तो उत्संगिनी, सन्निपात साध्य, वर्तमगत रोग तो है ही। खैर अगर श्लोक की बात करें, लाइन देखो, अभ्यंतरमुखी बाह्य उत्सेद। एक्चुअली उत्संगिनी उल्टा होता है, मुंह होता है नीचे की तरफ और ऊपर उठा होता है आईलिड के ऊपर। तो अगर ये आईलिड है, ये अगर आईलिड है, ठीक है, अरे बन जा भाई, ये है ना, तो इसका अपीयरेंस क्या होगा पता है? एस। अरे मुंह बाहर नहीं है देवी, ये उल्टा गड़ा रखा हुआ है, ठीक से देख। ऐसे मतलब इसका जो इसी कलर में समझ, एस यूं अंदर की तरफ, तो इसका, अरे ये दूसरी साइड है अंदर की तरफ, मतलब जो आईलिड है ना, ये आईलिड है, इसके ऊपर यूं है ये, और मुंह नीचे की तरफ, है ना? क्या लिखा? अभ्यंतरमुखी बाह्य उत्सेद, वर्तमचया विज्ञात उत्संगिनी। मिला? और तुम्हें पता है ज्यादातर जो वर्तमगत है, ज्यादातर तो क्या कहें, जो लेखन साधे जितने भी है वो सब क्या है? वर्तमगत। ठीक है, तो उत्संगिनी की जो बात है उस खास बात है। नेक्स्ट है कुंभिका। त्रिदोष साध्य होगा, ये भी अपने को नहीं पता तो ये। अब कुंभ का मतलब है घड़ा, लेकिन ये वो यहाँ पर घड़ा नहीं, कुंभिक बीज है ना, उसके बीज जैसी पीड़िका। तो ये स्टेटमेंट में आ सकता है, स्टेटमेंट 1, कुंभी का एक वर्तमगत रोग है जिसमें कुंभ से तात्पर्य घड़े के समान ना, कुंभिक यहाँ पर प्लांट के बीज के लिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ध्यान सुनना, अधमाप्यति भिन्ना। फटी अपने आप विपस से भर के, फिर वापस बंद हो गई और फिर भर गई। हाँ, तो अधमाप्यति भिन्नाम का मतलब है कि इतनी ज्यादा ऊपर उठ जाएगी, पस भरने की वजह से फटने वाली, और फट भी जाएगी। फटी, सेक्रेशन निकले, वापस पैक हो जाएगी, अगले दिन फिर भर जाएगी। तो ये कौन है? कुंभी का। लेकिन हम याद घड़े से करेंगे, घड़ा बार बार भरता है ना। घड़ा, एक घड़ा है लेके आए थे, थोड़ी आज भरा फिर फेंक दिया, खाली होती फिर भरेंगे। जो खाली होने फिर भर जाए वो रोग कौन सा? लेकिन उसका मतलब कुंभी बीज प्रतिबिंब में है। ठीक है, लेकिन साध्य में आएगा। चलिए, पोत की, इसके लिए मैंने तुमको कुछ बताया था, ट्रैकोमा, है ना, याद आया? मैंने कहा कि अगर लक्षण पूछे, शुभ पूर्णाभ नेत्र आधुनिक में किस रोग से संबंधित है, तो ट्रैकोमा करना है। लेकिन अगर वो लक्षण देके पूछे कौन से नेत्र रोग के लिए लिखा है, तो नेत्र रोग के सामान्य लक्षण है, वो पोत की आंसर उसका नहीं करना है। हालांकि पोत की का जो कोरिलेशन है वो किससे करते हैं? ट्रैकोमा से। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया है, और पोत की एक कफज साध्य रोग। पोत की वर्तमगत रोग है, कफज है, साध्य, साध्य में लेखन ही। श्लोक देखो, कंडूरा गुरु, या तो ठीक है,
कफज है। ये रक्त सरसब सन्निभा पीड़ का, एक तो मैंने बात बताई थी उस दिन, मैंने कहा ट्रेकोमेटल अल्सर बनते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, रेडिस, रक्त सरसब हार्ड ही तो होता है, रेडिस अंदर ऐसे लगता है जैसे भाटे हुआ आपके, है ना, बड़ी वाली बजरी गिर जाती है ना वैसे तो भाटे 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 मतलब पत्थर, तो रक्त सरसब सन्निभा, तो इतने हार्ड छोटे छोटे से अल्सर या पीड़िकाएं बन जाती है। ये रक्त सरसब सन्निभा देख के, और पहली बात इसका दोष मत चेंज करना, कफज, और दूसरा रक्त सरसब सन्निभा इसका अपीयरेंस है, कलर नहीं है, और कलर भी मान लो मैं तो कह रहा हूं, लेकिन जो हार्डनेस है ना वो ट्रेकोमेटल अल्सर में ऐसी होती है, इसलिए ट्रेकोमा को पोतकी से कोरिलेट, ठीक है। तो स्रावी कंडूरा गुर्गी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रक्त सरसब सन्निभा में आएगा तो बात अलग है। नेक्स्ट आगे देखो, लेखन साध्य हुआ, चिकित्सा नहीं पढ़ रही होगी, चिकित्सा सबके आगे आएगी। तुम्हारे लिए तो मैंने इसलिए लिख रखी कि जब पूरी उत्तर तंत्र हो जाए तब तुम नोट्स पढ़ो ना, तुम बार बार ये चैप्टर फिर वो चैप्टर नहीं खोलो। अब वर्तमान रोगों में मजेदार बात ये कि अगर तुम्हें नाम देख लो तो पूरा श्लोक याद हो जाएगा। जैसे नाम है वर्तम शर्करा, ये पक्का है कि वर्तम पर शर्करा के समान छोटी छोटी पिड़काएं बनी, पिड़का भी सूक्ष्म भीर घना भीर अभिसम। अब चीनी के दाने क्रिस्टल है, होते बहुत छोटे हैं पर होते तो घन है, सॉलिड होते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी घन पिड़काएं बन जाए, और ये खर होती, खर मतलब वही रफ होती, खर स्थूलाम सा गेयाम वर्तम शर्करा, सॉलिड है, हार्ड है, रफ सरफेस है, वही तो शर्करा होती है, क्रिस्टल्स और किसको कहते हैं, त्रिदोषज साध्य, साध्य कौन सा, लेखन साध्य। वाग्भट ने नया कुछ नहीं मिला तो इसको सिकता वर्तन कह दिया, शर्करा ही सिकता है। सिकता किसको बोलते हैं, बजरी को, मिट्टी को, है ना, और शर्करा भी उसी को कहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में जो भी हो शर्करा। नेक्स्ट अर्थवर्त, वाग्भट इसको नहीं मानता, वाग्भट को भाड़ में जाने दो, बाद में देखेंगे, अगर याद होता तो ठीक, नहीं तो कोई बात। त्रिदोष साध्य है, नाम में सब कुछ क्लियर है, कैसे है सुनो। एक शोणिताश था जो रक्तज असाध्य था, वो भी वर्तम गति है, लेकिन ये अर्शोवर्तम है, शोणिताश नहीं है, वो तो आईलिड कैंसर था, याद कराया था ना। अर्शोवर्तम त्रिदोष साध्य है, ठीक, और पक्का छेदन में जाएगा, जब तक छेदन साध्य की बात होगी वर्तम से बाहर नहीं जाएगा, वर्तमगत रोग में से। सुनना ध्यान से, एरवारुक बीज प्रतिबिंब लिखा श्लोक में, मैं लिख रहा हूं अरवारुक बीज, तो अरवारुक बीज बराबर अर्शोवर्त लिख सकते हैं ना, अपनी तो खुद की घर की दुकान है, कुछ भी लिखे, ठीक। पहली बात, ककड़ी के बीज, ककड़ी बीज जब सूख जाते तब देखना, छोटी वाली ककड़ी आती ना जिसके बहुत छोटे छोटे बीज आते हैं, जब वो गीली होती तब तो सॉफ्ट से होते हैं, सूखने के बाद बहुत हार्ड हो जाते हैं और बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म खर वर्तमस तद अर्शो वर्तम कीर्त। अब ध्यान से सुनो, ऊपर जो था ना शर्करा वाला, उसमें स्थूल शब्द भी आ रहा था, या स्थूल नहीं, ककड़ी के बीज कभी स्थूल नहीं हो सकते, बाटा तो बड़ा भी हो सकता, बात समझ आ रही। तो इसमें पक्का क्या नहीं आएगा, डीडी कर रहा हूं किससे, वर्तम शर्करा से, अर्शोवर्तम, और वो इसलिए कर रहा हूं कि कोई किसका हुआ पागल होना जो पेपर बने वो इतना ही लिख दे, सूक्ष्म खराश वर्तमास तथा डॉट डॉट डॉट, तो बच्चा गलती नहीं कर देगा, यार सर ने बोला था सूक्ष्म खर, स्थूल वर्तम शर्करा में आएगा, इसमें नहीं, ठीक। छेदन साथ। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा, शुष्काश। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम में प्रश्न आया शुष्काश में दोष, एग्जाम में प्रश्न आया शुष्काश में दोष, ऑप्शन है ये, पित्त रक्त, वात रक्त, पित्त वात और त्रिदोष, ठीक। तुम आए पेपर देके,
सर एक क्वेश्चन गलत था। कौन सा बेटा? सर शुष्काश में 2 पूछे थे और उसमें वात कफ तो ऑप्शन नहीं था। अरे बाबू शुष्काश वो ही नहीं है, नेत्र रोगों में भी है। अर्श में वात कफ है शुष्काश, और आद्राश पित्त। नेत्र रोगों में तो शुष्काश शनिपातज है। शनिपातज साध्य वर्तमगत रोग शुष्काश। और लाइन देखो आप, दीर्घ अंकुर खर स्तब्धो दारुण वर्तम संभव। अगर अंकुर का तो मतलब ही वही होता है अर्श, अर्थांकुर कहते हैं। दीर्घ अंकुर खर स्तब्ध दारुण दिख जाए तो खर स्तब्ध दारुण चीख चीख के कह रहे शुष्कार से। और वर्तम संभव लिख रखा है, बाकी आगे तो कुछ लोग नहीं। साधन सॉरी छेदन साध्य। नेक्स्ट जो भी तुमको पूछा, अंजना नमिका स्टाई इन्फेक्शन ऑफ जीज ग्लैंड। अंजना नमिका एक रक्त साध्य रोग, वर्तमगत है, रक्तज है और सत्य। लेकिन ये काबुल वाली ट्रिक में आता है, ठीक, KABULA से अंजना नमिका, ठीक है। अब इसमें भी ताम्रा पड़ा है श्लोक में, तो है तो रक्तज। लेकिन बाबू यार ये दोनों लाइनें एग्जाम में सीधी सीधी आती है, एक तो ये और एक ये। और ये तो मतलब यूं है, मैंने जब भी पढ़ी तब से लेकर अब तक मेरे को नींद में भी याद आ जाती। मैं जैसे चरक पढ़ा रहा हूँ, मुझे उत्तर तंत्र नहीं याद आता मान लो, तो मेरे को ये लाइन बोलोगे तो बता दूंगा अंजना नमिका। क्यों? क्योंकि उत्तर तंत्र अभी तक आपको श्लोक याद करवाए नहीं। एक आगे नेत्र रोग जो अपन पढ़ेंगे, इसमें आएगा धूम से कुछ है निदान उसका, वो करवाऊंगा। एक ये करवा रहा हूँ, दहा तोदवती ताम्रा अंजना। और मृद्वी मंद रुजा अंजना, ये टुकड़े और कहीं है ही नहीं किसी और में जो इससे मिमिक करते हो। मृद्वी मंद रुजा सूक्ष्मा गया कौन? अंजना नमिका। और दहा तोदवती ताम्रा पिड़का अंजना नमिका। अब कैसे याद करना? भेदन साध्य, ठीक। नेक्स्ट आगे देख, ताम्रा तन्वी से कर सकता है ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है, वाग्भट ने अंजना नमिका का प्रमाण मुदित प्रमाण, मॉडर्न में इसको जीज ग्लैंड इन्फ्लेमेशन से कोरिलेट करते हैं, ठीक। चल बहल वर्त, बहल का क्या मतलब होता है? बढ़ना, है ना। बहल गुण बंधन के द्रव्य में आता है, बढ़ाता है। 2 शब्द होते हैं, उपचय एक अपचय। अपचय का मतलब है घटना, उपचय का मतलब है बढ़ना। और बहल का मतलब भी क्या है? बढ़ना। तो हो गया फिर तो। वर्तम उपचयते यस पिड़का, जिसमें वर्तम बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है, वो कौन सा? बहल। त्रिदोष साध्य, क्योंकि तुमने कहीं इसको टेबल में मिला नहीं तुमको ही। तो अपने कितने छोड़े हैं उसमें? 19 छोड़े, तो ये 19 वालों में से ही है सारे। लेखन साध्य रोग, इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वर्तमगत रोग, उसमें शुरू के 4 जो है वो लेखन साध्य थे, 1 2 3 4। फिर 3 छोड़ने, 5वां, 6ठा और 7वां। ये छेदन, ये छेदन। भाई अर्थ को भी काटोगे, है ना, और शुष्काश को भी काटोगे, है ना। अंजना नमिका काबुल में आगे तो भेदन साध्य होगी। लेकिन अब 8 से वापस चालू हो गया क्या? लेखन। मैं क्या करवा रहा हूं तुम्हें? लेखन साध्य के साथ याद कर। समझ आ रही बात? वर्तम उपचेते यस पिड़का। नेक्स्ट वर्तम बंद। त्रिदोष साध्य अपन ने नहीं सुन रखा है तो लिस्ट में नहीं, अपनी में याद वाली जो याद नहीं होते वो त्रिदोष साध्य होते हैं, क्योंकि वातपित्त साध्य, पैतिक साध्य, कफज साध्य और रक्त साध्य तो अपन याद करे हैं। और रक्तज तो फिर भी याद हो जाते हैं, ताम्र ताम्र आता है क्योंकि रक्तज के याप्य और वो तो अपन को याद है सर। वर्तम बंधक नाम है, त्रिदोष साध्य रोग है, और इसका तो नाम से सब कुछ पता चल रहा है। जैसे वर्तम को किसी ने बांध लिया,
वर्तन बांधने का पता कैसे चलेगा? अपनी आईलिड है अभी, अगर मैं पलकें झपकाने के लिए आंख बंद करना चाहूं और वो बंद नहीं हो रही है, इसका मतलब वर्तन को किसी ने बांध रखा है। यही मतलब हुआ, यही तो कह रहा है। दूसरी लाइन देखो, न समम छादियेद अक्षी, आंखों को ठीक से बंद नहीं कर पाता, आच्छादन नहीं कर पाता वर्त, क्योंकि वर्तन को तो बांध रखा है, वो वर्तन बनता है। भवेद बंधम से वर्त मिला, एक टुकड़ा के हुए दूसरा कंडू मता अल्पित होते, कौन सा है? वर्त, लेखन सा। नेक्स्ट क्लिष्ट वर्तन, रक्तज साध, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्लिष्ट को कैसे याद करना, देखो क्लिष्ट शब्द है, इसको किल से याद करना है। किल करेंगे तो क्या निकलेगा? रक्त। और रक्तज असाध्य अपने को याद है चारों, अगर ये रक्तज है तो ये साध्य ही होगा। रक्तज असाध्य तुमको याद है ना, कौन कौन से? शोणितार, अधिकाजात, सैवण शुभ और रक्तस्राव। रोग का नाम क्लिष्ट वर्तम, वर्तमगत रोग रक्तज। और अब देखो आप श्लोक इसका, ताम्र यद वर्तम समम एवं च, यहां तक ठीक है। ये तो खाली ये बता रहा है कि रक्तज है, ताम्र शब्द, ठीक है, तुम इसे पहचान सकते हो ना, देख लो कि रक्तज कौन कौन से पढ़े, ताम्र शब्द से कोई भी श्लोक आएगा, ठीक। अब काम की बात, क्यों हमने किल से ही इसकी ट्रिक बनाई, उसका कारण अक्षमाद भवेद रक्तम क्लिष्ट वर्तम। किसी को किल करने के लिए तुम उसको चाकू मारोगे तो एकदम से ब्लड आ जाएगा, ऐसा अगर वर्तम में हो रहा है कि ब्लड से भर रहा है एकदम, अक्षमात भवेद रक्तम क्लिष्ट, याद रहे, ये फील है ना, ये जुड़ जाएगी इस डिजीज और इस श्लोक की, जो मैं तुम्हें समझाने चाह रहा हूं ना। जब तुमको कोई क्लिष्ट वर्तन कहेगा तुम्हें और कुछ याद नहीं, कुछ मारने वाला था, और अगर श्लोक की लाइन एग्जाम में आएगी ना, अक्षमात भवेद रक्तम से किल पक्का याद है, किल क्लिष्ट, अक्षमात भवेद रक्तम तो क्लिष्ट वाला है। किल याद आ गया तो भी चार ऑप्शन में एक क्लिष्ट दिखेगा तो आंसर। बात समझ आ रही है? लेखन साध्य, टोटल लेखन साध्य 9 थे, 7 हो चुके हैं, 1 से 10 तक पढ़ लिए, 3 नहीं थे, है ना। अब 2 और लेखन साध्य पढ़ लेते हैं। देखो श्लोक, कर्दम वर्तम, फिर 2 तो साध्य हो गए, नाम से समझो यार, नाम क्या है? कर्दम। कर्दम मतलब क्या था? कीचड़। अब शरीर के संदर्भ में कीचड़ का मतलब सड़ गया, गैंग्रेनस हो गया, ऐसा ही तो होता है। क्लिष्टम पुनः पित्त युक्तम, बहुत ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं। क्लिष्ट वर्तम जो था वो रक्तज रोग था, और क्लिष्ट वर्तम का रोगी पैतिक चीजें खा रहा बराबर, तो इसमें रक्त और पित्त दोनों कुपित हुए, रक्त और पित्त दोनों कुपित होंगे तो क्लियर भी क्लियर होगा, तो कर्दम कीचड़ बन जाएगा वर्तन का। लेकिन यार बाबू ये सन्निपात रोग है, श्लोक में भी इसके वही लिखा जो अपनी बोल रहे हैं, पित्त युक्तम विदेश होनितम ये था। लेकिन ये पक्का है कि ये क्लिष्ट वर्तन की ही एडवांस कंडीशन, मतलब किसी को मार के छोड़े तब आगे जाके सड़ेगा ही वो बॉडी उसकी, ऐसे याद करना। तो किल वाला कर्दम हो गया पित्त के संयोग से, क्लिष्ट वाला कर्दम हो गया, किल गया था, अभी भी पित्त के चक्कर में पड़ा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्दम। और सनिपातिक है साध्य, तो ये टुकड़ा आता है क्लिष्टम पुनः पित्त उत्तम, कौन सा? कर्दम। फिर दोषज सद, नीचे जन स्पष्ट लिख दिया जो अपन बोल रहे, तदा क्लिन्न तुम आपाद्यते वर्तम कर, क्लिन्नता क्लेद है पित्त और रक्त दोनों में, वाग्वर्ण ने क्लियर लिख दिया, गैंग्रेनस टिश्यू काला पड़ जाएगा, काला हो जाएगा ना, आईलिड ब्लैकिश हो जाएगा सड़ने के बाद। कृष्णम तू कर्दम, आईलिड इतनी पिंक है, इन्फेक्शन हुआ, पस पड़ गई, सड़ने लग गई, और भी पैतिक चीजें खाए जा रहे, किल तो हो गया, अब वो क्या होगा? ब्लैकिश होना चालू होगा, गैंग्रेनस होने लगेगा। तो वाग्वर्ण लिख दिया कृष्णम तू कर्दम, काले वर्ण के कीचड़ जैसा, और गैंग्रेनस टिश्यू ऐसा ही होता है, देखना
नेक्स्ट श्याव वर्तम। श्याव का मतलब होता है साइनोज्ड, है ना। श्याम का मतलब होता है काला, श्याव का मतलब होता है साइनोज्ड, है ना, ब्लूइश डिस्कलरेशन। त्रिदोष साध्य है, बहुत ध्यान सुनिएगा। इसमें कुछ नहीं होता, बाहर और अंदर दोनों साइड से जो वर्तम है उसका कलर हो जाता है ब्लूइश, स्वेलिंग आ जाती है और पेन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सनिपात है ना, दाह कंडू दिख रहे हैं और वेदना ये रहा, वात पित्त कफ। ठीक है, लेकिन ये लाइन एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। बस बाही अंतर समझ लो, जिसमें आईलिड अंदर बाहर दोनों तरह से इफेक्ट हो रही हो, साइनोज हो रही हो, स्वेलिंग हो रही हो, पेन हो रहा, वो पक्का कौन सा है? शब्द। ये भी क्या है? लेखन सा। अभी तक जो अपने पढ़ा उसमें से 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8 नहीं थे, 5 6 और 7 नहीं थे, फिर 8 9 10 11 और 12। अब जो रेड में लिखे हुए हैं ना, वो सारे ही लेखन साध्य नेत्र रोग है। लेखन साध्य कितने होते हैं? 9। 4 तो ये, और 5 6 7 8 9। अगर हम 1 से लेके 12 तक वर्तमगत रोगों को सीक्वेंस से याद कर तो हमारी बीमारी मिट जाएगी। लेखन साध्य रोग कौन कौन से? सिर्फ क्या याद रखना है कि 5 6 7 उनमें से लेखन साध्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रक्लिन्न वर्त, कफ साध्य। अरुजम बाह्य अंतम सूनम अंतम क्लिन्न स्त्रव्यते अपि। ध्यान से सुनना, ये चाहे याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, इस लाइन से काम बन जाएगा। देखो अरुजम दिखती कफज हो गया, वो तो शाव सून से वेदनम था, शाव है, लेकिन इससे टुकड़ा बार बार ये पूछा जाता है, कंडू निस्तोद भूयिष्ठ, पक्का याद आना चाहिए। ठीक है, कंडू निस्तोद भूयिष्ठ, इसको क्लिन्न भी कहते हैं और प्रक्लिन्न भी कहते हैं ना, एक ही बात। जैसे दीप और प्रदीप, है ना, साध्य है। नेक्स्ट देखो अप्रक्लिन्न या एक्लिन्न, एक ही बात है। अब एक्लिन्न, एक्लिन्न अगर इंग्लिश में सोचे तो गंदा होगा, एल लिखते विलोम हो जाता है हिंदी में, और क्लीन अपन क्या बोलते हैं? साफ सुथरे को। मतलब दोतानी दोतानी संबद्धते पुनः पुनः। संबद्धते का मतलब है चिपक जाना। आंखें धोई रोगी की, चिपकी हुई थी, धो के थोड़ी देर उसने खुली रखी, थोड़ी देर बाद वापस सिक्रेशन बढ़े और ये आईलिड बन। तो बार बार धोते हैं, बार बार गंदा हो रहा है, तो ये एक्लिन वर्तन है। मैं चाह रहा हूं आप इसको ऐसे याद करो, एक्लिन। एक्लिन का मतलब ये क्या? कितना ही धो लो रहेगा गंदा का गंदा ही। तो धोता नहीं संबद्धते पुनः, पक्का। सनिपात साध्य। ठीक, नेक्स्ट वात हत वर्तन। अब तो पक्का असाध्य है, क्योंकि वात के 4 असाध्य थे, 2 हत थे, हतादिमंत और वात हत वर्तन, और निमेश और गंभीरी का असाध्य है। वात हत वर्तन वर्तमगत रोग है, वात की प्रधानता है। और इसमें कौन सी क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है? सेल। सेवंथ क्रेनियल। ठीक, निमेश में तीसरी थी ना। क्रेनियल नर्व का पहले से तो असाध्य है ना। नेक्स्ट वर्तमान अर्बुद। अब यार ट्यूमर बन गया आईलिड, ठीक है, लेकिन बिनाइन है। काश नमस अर्शवर्तन में आ जाएगा, ये तो बिनाइन है, इसलिए त्रिदोषित साध्य। क्या चिंता करनी। बिनाइन ट्यूमर कैसा होता है? ऐसा देखो, एसिमेट्रिकल होगा, ग्रंथि भूतम अवेदनम। पेन थोड़ी होता है, नहीं होता उसमें, इन्फेक्शन होता तो होता। तो वर्तन के अंदर
ग्रंथि जैसा पेनलेस पॉलिप जैसा बन गया, ट्यूमर बन गया एक्चुअली बिना, वो वर्तमान। त्रिदोषज 7। क्या चिकित्सा करोगे तुम इसकी? छेदन, काट के हटाओ। नीचे लिख दे देखो, स रक्तम अवलंबितम, बोल रहा है इसमें ब्लड सर्कुलेशन है और ये लटकता रहता है अंदर की तरफ। नेक्स्ट, अगला निमेश, वाती का साथ दे, थर्ड क्रीनियल नर्व वर्तमगत में आता है। ध्यान से सुनना, निमेशनी सिरा वायु प्रविष्टो वर्तमाश, ये तो अंधा भी देख के बता दो, निमेशनी सिराएं लिख दिया। निमेश का मतलब है कि जिसमें रोगी जो उसका पलके झपकाने वाली जो क्रेनियल नर्व जो सप्लाई है वो पैरालाइसिस हो गया उसका, तो निमेशनी सिरा में वायु चली गई। अब ये कुपित हुई वायु की वजह से उस सिरा जो है, मतलब उस जो नर्व है, उसके इम्पल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए चालयति अति वर्तमान, आंखें ऐसे ऐसे करता है मर्जी से, जैसे एक स्टेडी वे में जो पलके झपकाते हैं अपन, जिसमें अपने खुद को पता ही नहीं चलता कब झपके, वैसे नहीं, आंख जब 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 करती रहती, क्योंकि रोगी का थोड़ा सा कंट्रोल तो होता है, तो खोलने की कोशिश करता फिर बंद हो जाती है, इसलिए बार बार खोलता है बंद होता है, खोलता। क्या कह रहा है? चालयति अति वर्तमानी निमेश है कदू। आ गया शोणिताश, इसको वर्तमाश भी कहते हैं। तीन मैंने आपको पर्याय बताए, प्रैक्लिन या क्लिन एक ही है, एप्रक्लिन या एक्लिन एक ही है, और वर्तमाश या शोणिताश एक ही। रक्त जसाध्य है, क्योंकि श्लोक अलग अलग जगहों पर इनके पर्याय स्वरूपों में बात करते हैं, तो एग्जाम में पता नहीं कहां से बनाए, तो पता होना चाहिए शोणिताश की वर्तमाश। और अर्शवर्तम अलग है, अर्शवर्तम अलग है, अर्वारुक बीज प्रतिमम है, ठीक। वर्तमगत रोग है, रक्तज है, और मैंने तुम बोला था ना कार्सिनोमा है। कैंसर क्या होता है, कोई मान लो ट्यूमर है उसका, काटेंगे फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, तो छिन्ना छिन्ना विवर्तित, जितना आप काटोगे फिर बढ़ जाएगा, काटोगे फिर बढ़ जाएगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन है। मृदु अंकुर, मृदु होगा, बाकी तो दाह कंडूरजा तीनों है, लेकिन है ये रक्तज, अर्श शोणित संभव, असाध्य है, अष्टांग हृदय का कोई वर्णन नहीं करता। नेक्स्ट, लगन। पोत की लगन हमेशा याद रखना होता है, कफज, कफज साध्य वर्तमगत। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न आएगा। देखो मैंने तुमको बताया था कोल प्रमाण, किस किस का था? एक तो कदर, ये बोला था लगन, एक तालु कुकुड़ था क्या? तालु है ना, हाँ। तो कोल प्रमाण में कदर, लगन, तालु कुकुड़ थे, तो एक बात पक्की है कि जिस भी नेत्रगत रोग में ये लाइन कोल प्रमाण लिखा हुआ आ जाए, वो तो पक्का कौन सा है? लगन, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो आपको ये वाला याद करना है, और इसको भी एमटीआर कहना वैसे तो गलत है। पाक नहीं होना, स्थूल ग्रंथि स्वरूप होना, रुजा रहित होना, ये कोई कफज रोग है? बस ये लगन की लाइन है ऐसी, ये बार बार पढ़ोगे, नहीं रटोगे तो भी काम चल जाएगा। है पाकम कठिनम स्थूलो ग्रंथि वर्तमो भवो अरुजन, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा कि किसके लिए आता है, लगन। लेकिन पता होना चाहिए लाइन आएगी, ठीक है। ये भी किस में आता है? काबुल में। काबुल का जो एल है वो लगन को डिनोट, ए है वो अंजना, यू उपना या श्लेष्म, बी आगे बढ़ेंगे भी विस्वर्तम या विस्कृत, है ना, और के बताओ भाई, काबुल का के किसको बताता? अरे सो गए क्या? हाँ, विष ग्रंथि हो गया भी तो, के किसको? पक्का कृमि ग्रंथि। वेदन साध्य 5 भी हो गए और लेखन साध्य 9 हो गए, ठीक है। वर्तमगत 19 में पढ़ रहे हैं, 2 और बच्चे। आज क्या क्या पढ़ा वो समझा रहा हूँ। 5 वेदन वाले, 9 लेखन वाले और 21 वर्तन वाले। नेक्स्ट देखो, घुमा फिरा के क्षेत्र में से ही बनने हैं, है ना।
विषवर्तन आ गया, वो काबिल वाला एक और। इसको विषवर्तन भी कहते हैं, विष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ये लिख देना है, और विष ग्रंथि। अब भाई ये तो वो है कमल नाल गट्टे जैसे, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं बहुत सारे, उसी को तो विष कहते हैं। तो आईलिड के ऊपर छोटे छोटे छेद हो जाए कि उसका अपीयरेंस किसके जैसा हो जाए, कमल नाल के जैसे। सूनम वर्तम बहु भी सूक्ष्म छिद्रे समान, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हो जाए। विषम अंतर जलम एवं विषवर्तन, इसे क्या कहते हैं, विषम। त्रिदोषण साध्य होगा क्योंकि अपने कहीं देखा नहीं, भेद नहीं आता। नेक्स्ट पक्ष को सुनो गौर से। 7 याप्य थे, 6 तो तिमिर आकाश थे, 7वें ही था। और सन्निपातज और पैतृक याप्य 2-2 थे। तो सन्निपातज में एक तो सन्निपातज आकाश था और एक पक्ष में था। तो सन्निपातज याप्य रोग है। ठीक है, श्लोक की लाइन देखना, एक लाइन तुम्हारे किताब में मिस है जो मैंने मार्क कर रखी है, देखना है क्या? अनिल देवसी पक्ष को से नहीं है ना, टीप लो इसको उसके आगे। हिंदी इसकी लिख दी उसने, लेकिन श्लोक मिसिंग है इसका। टीपा पढ़ते, कह रहा है दोषम पक्षाश्चगतम तीक्ष्ण अग्राणी खराणी, आईलेसेस तीखी मतलब शार्प, कहां से, अग्रभाग से। खराणी मतलब रफ। निवर्त्यंती पक्षमाणी तेर घुष्टम च अक्षिदुयत, और इनका अलाइनमेंट आईलेसेस का इस तरह से इन्वर्टेड होता है कि ये आंख के अंदर घुसते हुए उसमें दर्द पैदा करते हैं। दुयत उद्घृतेर शांति, जो अंदर की तरफ मुड़ रहा उसको यूं तोड़ लिया और फेंक दिया, शांति। पक्षम अभी उपजाए थे, और ये नहीं आती लाइन। वात आतप अनल द्वेषी, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसमें मिसिंग है। वात आतप अनल द्वेषी। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लो कि तुम्हारी आंख में कोई कचरा गिर गया था और तुमने आंख धोई और निकल गया, लेकिन तुम्हें अभी लग रहा है कुछ चुभ रहा है और कचरा निकल चुका है। फिर तुम कभी यूं करते हो, कभी हैंकी कोने से ऐसे करते हो, बाद में जाके पता चलता है कि तुम्हारे इस एक्शन से आंख और ज्यादा पेनफुल होगी, रेड होगी और ऐसे होगी। ऐसा होता है। तो कंजक्टिवा को जितना कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल टच करेगा उतनी ज्यादा इरिटेट होगी, उतना ही ज्यादा उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, रेडनेस होगी और अश्रुस्राव बढ़ेगा और पेन होगा। ये जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ बाल है आईलेसेस का, ये चुभ रहा है बार बार अंदर की तरफ। आंख जो है वो एकदम लाल हो रखी है, पानी बह रहा है। अब अगर हल्की सी हवा भी लगेगी दर्द होगा, हल्की धूप में आंख खोलेगा तो भी दर्द होगा। तो वात आतप अनल द्वेष, ऐसा बोल सकते हो कि आंख कच्ची पड़ गई बार बार चुभने से, तो तेज धूप में खुल ही नहीं पा रही, दर्द हो रहा है, हवा लग रही तो भी दर्द हो रहा है। वात आतप अनल द्वेषी पक्षम कोपम सच याप्य रोग है, और इसमें चारों ही प्रकार की चिकित्साएं की जाती। चारों प्रकार की चिकित्साएं, एक तो अर्श में पढ़ी आपने और दूसरा पक्ष में। चारों ही प्रकार कौन सी, औषध, शस्त्र, शार और अग्नि, ये चारों चिकित्सा किसमें निर्देशित है, पक्षम कोप में इधर और उधर अर्श। पक्षम कोप की चिकित्सा यही पढ़ा देता हूं, बहुत सिंपल है। एक सुंदर सी लड़की का फोटो बना रखा है ना। अब ये पिक्चर है क्या, इसका अपन कर रहे हैं ट्रीटमेंट, मतलब इसकी सर्जरी कर रहे हैं। अब यार बाल आंखों के अंदर घुस गए या
इंटरनल मार्जिन ऑफ आईलिड पे बालों की एक रो है पूरी की पूरी, और अंदर की तरफ चुभ रही है। तो सर्जरी क्या करे, आईलिड काटने से तो रहे, ये काटे तो कैसे, तो जुगाड़ निकाला। और इसमें नेचर के हीलिंग कंसेप्ट का फायदा उठाया इंसान। नेचर क्या करती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, मान लो मेरे यहाँ कोई स्कार टिश्यू, तो मेरे यहाँ कट लगा किसी चीज का, ठीक, जब तक कट नहीं लगा तब तो एकदम ऐसे फ्लैट थी। कट लगा और हील हुआ, जब हील हुआ ना, तो ये जो साइड का टिश्यू है ना, ये इसको जोड़ने के लिए श्रिंक, बात समझ आ रही। अब अगर किसी इंसान की ये आईलिड है, मान ये उसकी आईलिड का मैंने आपको फोटो बना के बता दिया, इसके अंदर की तरफ ये जो बाल है ये आंख में घुस रहे हैं, है ना। अब अगर मैं इसको बहुत ज्यादा ब्रॉड करके देखूं आईलिड को, ऐसे जूम कर लिए, अगर मैं इस आईलिड के इस वाले पार्ट पर एक कट लगा दूं और बाद में उसको हील होने दूं, जब वो हील होगा ना, तो इधर का टिश्यू तो आएगा इधर, और इधर वाला जाएगा इधर, दोनों किनारों की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही ये टिश्यू इधर आएगा, तो ये जो हेयर फॉलिकल की मार्जिन है, ये जो अंदर की तरफ टिल्ट थी, अब वो सीधी होगी। बात समझ आ रही है। इस फोटो को देखो, इसमें लड़की ने आंख बंद कर रखी है और इसकी आईब्रो और आईलैशेस को अपने बांट रखा। कैसे, 3 भाग। जैसे मैं मान लेता हूं एक पॉइंट है इसकी आईब्रो का ये, और एक इसकी आईलैशेस का पॉइंट है ये। अपन को इसको 2 हिस्सों में बांटना, 3 हिस्सों में। अपन इसके बीच में लाइनें कर देंगे 2, तो एक भाग तो हो गया ये हो गया ना एक, तो ये वाला एक हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। अब सर्जरी में सुश्रुत इंडिकेट कर रहा है कि आईब्रो की तरफ के 2 भाग स्किप कर दो, क्योंकि ट्रीटमेंट तो आईलैशेस वाली साइड चाहिए ना। तो वर्तन में और आईब्रो जो है, ब्रू है, उनके बीच के टोटल एरिया को 3 भागों में डिवाइड करो। फिर आईब्रो से वर्तन की तरफ 2 भाग छोड़कर आईलिड की तरफ के 1 भाग, यह आकृति का चीरा लगाना बिल्कुल सेंटर में। ये किसी की आईब्रोज है, ये किसी की आईलैशेस और अपर लिड है, ठीक है। और ये उसकी आईबॉल वाला एरिया है। यहां से कितने भागों में बांटना है, मतलब टोटल 3 भागों में। तो ये बोला चीरा कहां लगाना है, इस पे वर्तन के ऊपर 1 भाग पर, और ब्रू की तरफ से देखें तो 2 भाग छोड़कर। कहां लगाना है, बिल्कुल सेंटर में, कनिनक और अपांग को नापते हुए। और किस आकृति का लगाना है, यह आकृति का। बात समझ आ रही। अब इसको चीरे को लगाने के बाद में उस जगह पे किससे सूचरिंग करनी है, घोड़े के बाल से, बीच का प्रश्न है। उसके बाद उसकी हीलिंग के लिए शहद और मधु लगा दो, मतलब शहद और घी लगा दो, सर्फी प्लस मधु। फिर उसको ललाट से बांध, पट्टी कर दी। स्थिर होने पर सीवन विमुचन कर दो, मतलब टांके खोल लो, घोड़े के बालों काट दो। ये किसकी चिकित्सा है, पक्ष। क्लियर है। ऑनलाइन वालों बोलो भाई, बात पल्ले पड़ रही है, वीडियो लैग हो रही है, बोलो बोलो बोलो, बात पल्ले पड़ रही है। आईलैशेस को जो इन्वर्टेड है उसको ऊपर करने के लिए ये वाली स्किन के अंदर चीरा लगा दिया, तो हील करेगी। तो ऊपर वाला यूं आएगा, नीचे वाला यूं जाएगा ऊपर, तो ये आईलेट जो है उसका मार्जिन एरिया वो अंदर से मुड़ के बाहर की तरफ, ठीक है। अब आ जाओ श्लोक में। त्रिउपृष्ठस्य नरस्य चर्म वर्तम पृष्ठाद अनुत्रियकेषु भ्रूर अधस्तात् परिमुच्यम भागव, 2 हो गए ना, भ्रू के नीचे 2,
पक्षम आश्रितम एकम, लेस से अगर काउंट करो तो एक भाग ऊपर। कनिनक अपांग समभाग के समन्ताद, मतलब बीच में दोनों के सेंटर में। यव आकृति का शस्त्र उत्कर्तन करना है, यव प्रमाणिक। बालेन शिवेद भीषगम अप्रमातम, टीका हो रखी है, अश्वबाल बोल रखा है। उसके बाद सर्पी मधु, फिर ललाट देशे च निबद्धनम पट्टम, ठीक, पट्टी बांध दी आंखों पे, और जब स्थिर हो जाए मतलब हील कर जाए तो बाल का विमुंचन कर दो। ये पक्षम कोप की शस्त्र चिकित्सा होगी। इसके अलावा पक्षम कोप में अग्नि और क्षार भी लिखा हुआ है और औषध भी है। ठीक है, शस्त्र कर्म से अगर शांति नहीं हो रही तो फिर हेयर फॉलिकल की रूट को जला दो यार, अग्नि कर्म से या क्षार कर्म से। ठीक, ततो अग्नि नाम व प्रतिशार्य सारेण व सम्यक धीरम छित्वा समम वापि उपक्षमाला सम्यक गृहीत्वा बड़ी शस्त्री। ऊपर वाले चीरे से काम नहीं बन रहा है तो भाई आईलिड को बड़ी शस्त्र से, जहां जहां हेयर फॉलिकल है उस पूरे को स्लाइस काट दो, या अग्निसार से जला दो। स्लाइस काटो तो किससे काटो? बड़ी शस्त्र से। क्लियर है? तो शस्त्र सार अग्नि हो गया। अब है औषध। पथ्याफलेन प्रतिसारित ग्रस्तेन व तूर्ण की, इंपॉर्टेंट है, तुवरक और पथ्य फल का प्रतिसारण बताया है औषध के रूप में पक्ष। तो चारों चिकित्सा हो गई। ठीक, फिर वही लिखा पक्षम को की 4 चिकित्सा बताई गई है। प्रेजेंट में इसको ट्राइकाइसिस विद एंट्रोपियन से रिलेट करते हैं। ट्राइकाइसिस की डेफिनेशन है इनवर्ड मिस डायरेक्शन ऑफ सीलिया विद द लीड मार्जिन्स रिमेनिंग इन द नर्व। ठीक, इस तरह से अपने टोटल सुश्रुत के 21 वर्तनगत रोग पूरे हुए। वाग्भट ने सुश्रुत की तुलना में ये 6 रोग नहीं माने। इसका मतलब सुश्रुत के 21 थे, 6 घटा दो तो सुश्रुत कितने बच गए? 15। तो वाग्भट सुश्रुत के कॉमन वर्तनगत रोग 15, लेकिन इसने 9 एक्स्ट्रा माने, तब जाके इसके 24 हुए। वाग्भट के एक्स्ट्रा 9 वर्तनगत रोग कृच्छ्रोन्मीन, पक्षम सात, कुकणक, पित्त उत्कृष्ट वर्तन, वर्तन करना बाबू इसको, वर्तन, कफ उत्कृष्ट वर्तन, रक्त उत्कृष्ट वर्तन, उत्कृष्ट वर्तन, श्लिष्ट वर्तन और अल्जी। और ये एग्जाम में आने लायक कि सुश्रुत के अनुसार अल्जी संधिगत रोग है, जबकि वाग्भट के अनुसार वर्तन। ठीक है, इसी के साथ आज की सभा समाप्त। कल पढ़ेंगे शुक्लगत। अब आप लोगों का होमवर्क यह है कि आप वर्तनगत रोग किताब में से देखें, जो श्लोक यहाँ लिखे वो किताब में मैच कर लें, और जो श्लोक नहीं है वो प्रॉपर लिख लें, जैसे भी ये पक्षम कोप वाला। ठीक, बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।